नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो बीजेपी में गठबंधन की खिचड़ी पूरी। तो झारखंड की सियासत में पूरी तरीके से दाल चावल और फिर आता है दोनों मिक्स कर दिया जाए तो लगभग खिचड़ी का आकार ले लेता है। इस वक्त जैसे जैसे चुनाव दहलीज पर आकर खड़ा हो रहा है वैसे वैसे दोनों दल एनडीए और इंडिया दोनों दलों में दोनों धड़ सीट बंटवारे को लेकर पूरी तरीके से खिचड़ी बनी हुई है। चाहे वो जेडीयू हो, एनडीए की बात कर लें तो, चाहे आजसू पार्टी हो, बीजेपी हो, एलजेपी रामविलास पासवान हो, ये पूरी तरीके से तालमेल बैठ नहीं रहा। अब सवाल यह है कि तालमेल बैठेगा या नहीं बैठेगा। अब बैठेगा तो कैसे बैठेगा, कितने में बैठेगा? क्योंकि मतलब एक मकान में जो पहले एक लोग रहते थे, कमाई का जरिया भी एक था, तो फिर घर नहीं चलता था। तो अब चार लोग हो गए तो कमाई का जरिया तो बढ़ गया, लेकिन सवाल यह कि घर का बंटवारा भी तो होगा। तो फिर जहां पहले एक के हिस्से में चार घर आते थे, अब चार के हिस्से में एक एक घर आएंगे, और आएंगे कि नहीं आएंगे, यह पूरी तरीके से लगा हुआ है मामला। और बीजेपी सबको एक साथ करने में जुटी हुई है। अब सब एक साथ तब आएंगे जब मामला एक समान होगा, सीट बंटवारा उतना होगा जितना कि दल चाहते हैं, थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा। इधर इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो मौजूदा सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, इनके बीच में भी, उधर सीपीआईएम, उधर पूरी तरीके से उधर भी चल रहा है सीट बंटवारा। इधर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए तो इनके बड़े बड़े और आदिवासी नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन अगर आज झारखंड की मौजूदा स्थिति को देखें तो प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी देखने के बाद यह पता चलता है कि बीजेपी का जो धड़ा है, एनडीए दल का जो धड़ा है, वो मजबूत दिखाई देता है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो झटका पिछले दिनों लगा, आदिवासी नेता कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से निष्कासित लेकिन आदिवासी चेहरा और नेता अच्छे खासे माने जाने वाले लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद सीता सोरेन परिवार की बहू, वो बीजेपी में आई चुकी हैं। कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा, वो भी आई चुकी हैं। तो पूरी तरीके से इस वक्त मामला 50-50 का चल रहा है। और आपको हम दिखाते हैं, हमारे सहयोगी ने बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की है, सुनिए। सारे राजनीतिक दल है एक्टिव वोट बीजेपी कुछ झारखंड में कुछ ज्यादा एक्टिव दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से राज्य सरकार ने चुनाव को आहट को देखते हुए लगातार एक के बाद एक योजनाएं धरातल उतारने की कोशिश की है, वैसे उतरने में कितनी सफल है, कितनी कामयाब है, हम जानेंगे हमारे बीच बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। सर, सबसे पहले यह है कि चुनाव को आहट को देखते हुए जिस प्रकार सरकार ने लगातार एक के बाद योजनाएं उतारने की कोशिश कर रही है, वैसे आप किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है। चुनाव हो नहीं हो, हम जनता के बीच रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं। प्राकृतिक आपदा विपदा भी होता है, उस समय आपको भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता वहाँ दिखाई पड़ेगा। तो हम लगातार काम करते हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अभी आने वाला 8-9 सितंबर है, तब देखेंगे झारखंड की हर पोलिंग बूथ पर हमारे कार्यकर्ता वहाँ बैठे। तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो तो होता है, लेकिन हम 365 दिन काम में लगे। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने एक के बाद योजनाएं उतार रही है, मेगा योजना हर जगह जगह जा करके ये लोगों को बता रहे हैं, तो वैसे में आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम क्या कि पूरे झारखंड की जनता जान रही है ये चुनाव में वोट लेने के लिए सिर्फ 4 डालते हैं। इनका अतीत, इसका ट्रैक रिकॉर्ड वो अच्छा नहीं रहा।
चुनाव के पहले आप याद करिए 2019 के उनके घोषणा पत्र में है, सरकार बनेगी तो गरीबों को 72,000 रुपया साल, 5 साल हो रहा है। उनके घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि जो दिव्यांग है, जो वृद्ध है, जो विधवा है, 2,500 रुपया उनको पेंशन मिले। नहीं, उनके घोषणा पत्र में 5 लाख लोगों को जॉब चाहिए। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता 5 से और 7,000। सरकार ने कैबिनेट से निर्णय लिया था कि गरीब नौजवानों को 25 लीटर पेट्रोल देंगे। तो ऐसे उन्होंने कई घोषणाएं कर दी, कुछ बातें तो झारखंड की जनता जानती है अच्छी तरह से। हम लोगों ने भी सबको कहा है कि भाई अभी जो 2-3 महीना के लिए दे रहा है उसको दे लो, अगले 5 साल तक तो हम ही लोग देंगे और इससे अच्छी योजना हम लोग लेकर के आए। और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मध्य प्रदेश में हम दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम दे रहे हैं, उड़ीसा में हम दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना भी घोषणा किया गरीबों के लिए सब मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं साल में 6,000 रुपये। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों की भरोसा है, विश्वास है, हमारी ट्रैक रिकॉर्ड है, छड़ने वालों की नहीं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड और इनके साथियों का भी वही ट्रैक रिकॉर्ड। कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में है, उनकी तेलंगाना में उनकी सरकार है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और कौन कौन से मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। अशोक बड़ाइक हमारे साथ है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, उमेश कुमार तिवारी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास पासवान, विजय कुमार साहू प्रवक्ता आजसू और संजय कुमार सिंह प्रदेश महासचिव जेडीयू थोड़ी देर में हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे। अशोक बड़ाइक साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। देखिए, अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि भाई एनडीए गठबंधन में दल तो बड़े हो रहे हैं, दल के बाद दल पे दल जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि इस दल के दलदल में मामला कहीं और ही जा रहा है। तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना अशोक साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े एक विचार के साथ काम करती है, लक्ष्य राष्ट्रवाद के लक्ष्य के साथ काम करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नीति सिद्धांतों के साथ काम करती है, एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करती है। तो इस बड़े लक्ष्य के लिए जितने लोग शामिल होंगे तो हम सभी उनका स्वागत करते हैं। तो अभी हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि कई दूसरे दलों से लोग, कई दूसरे दलों के वरिष्ठ नेता, कई ऐसे अलग अलग विभिन्न वर्ग समाज से लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसमें आदरणीय चंपई सोरेन जी, आदरणीय लोबिन हेम्ब्रम जी, अपने सीता सोरेन जी, गीता कोड़ा जी, कई ऐसे बड़े बड़े झारखंड के राजनेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। क्योंकि हमारे पास नीति है, नियत है और नेतृत्व भी है। तो हमारा नीति एकदम स्पष्ट है, हमारा एजेंडा भी स्पष्ट है और हमारे पास नेता भी बहुत एकदम ईमानदार नेता है, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इन सभी चीजों की कोई कमी नहीं है। विषय आज का जो है कि हमारे देखिए जो सहयोगी है, हमारे सहयोगी झारखंड में कौन है? आजसू हमारा घटक दल है, एनडीए का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर लोजपा रामविलास का भी संगठन है, जेडीयू का भी संगठन है। तो कहीं ना कहीं केंद्र में हमारा जो एनडीए के घटक दलों में ये सभी दल शामिल है, जो झारखंड के अंदर में भी उनका एक अपना संगठन स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो एनडीए के साथ में हम लोगों ने लगातार हर चुनाव में एनडीए के आजसू के साथ में हम लोगों ने गठबंधन किया, वो चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव में। और केंद्र में आप देखेंगे बगल के राज्य बिहार में लोजपा का सीट वहां अच्छी संख्या में आई, जदयू की अच्छी संख्या में सीट आई और एनडीए में प्रमुख भूमिका में भी वो दोनों दल शामिल है। तो झारखंड में भी उनका संगठन है। तो हम कहीं ना कहीं एनडीए के पार्ट होने के नाते, एक सहयोगी दल के होने के नाते हम सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं। आप देखे होंगे कभी भी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं कार्यक्रम में या भारतीय जनता पार्टी के कोई संगठनात्मक कार्यक्रम में आते हैं तो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी मंच पर रहते हैं। बल्कि लोजपा के साथ हमारा गठबंधन यहाँ झारखंड में नहीं है, लेकिन हम संगठन के साथ में हम पूरे देश में एनडीए घटक दल के प्रमुख दलों में से लोजपा है, तो मंच में उनके प्रदेश अध्यक्ष बैठे मिलते हैं। तो हम कहीं ना कहीं आजसू के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो सुरेश कुमार महतो जी बैठे हुए रहते हैं, अपने जदयू के जो भी प्रतिनिधि रहते हैं वो भी बैठे हुए रहते हैं। तो हम कहीं ना कहीं एनडीए पूरे इंटैक्ट है और पूरे दमखम के साथ में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब ये विषय आता है कि हाँ,
केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी। केंद्र के लोजपा के बड़े नेता, जदयू के बड़े नेता, आजसू के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता तय करेंगे कि यहाँ पर किस हिसाब से चुनाव का फॉर्मूला तैयार किया जाए, किस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी। विषय ये है कि झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के जो भी घटक दल होंगे, हम इस वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प के साथ काम करेंगे। ये हमारा एजेंडा एकदम स्पष्ट। ठीक है, ठीक है। मैं आपके पास आऊंगा। विजय कुमार साहू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक आपका कुनबा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और अब इसे अच्छी बात कह लीजिए। हालांकि अशोक साहब तो कह रहे हैं कि भाई हमारे सहयोगी दल हैं और हम यहां भी साथ काम करेंगे, हमारा मकसद एक है कि हम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सवाल यह है कि मौजूदा सरकार को उखाड़ने के लिए एक होना होगा, और एक होने के लिए ऐसा तो है नहीं कि चलिए ठीक है भाई जेएमएम को उखाड़ना है तो हमें कुछ मत दीजिए लेकिन हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। सबका अपना अपना हिस्सेदारी होगा, और हिस्सेदारी के लिए जाहिर सी बात है मनमुटाव होगा, फिर चीजें मानी जाती है कि भाई काम गड़बड़ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं सबसे पूछ रहा हूं कि सब ठीक ठाक चल रहा है एनडीए में, क्योंकि खबर तो ऐसी नहीं है। विजय कुमार साहू जी, देखिए, सबका मिशन एक है। इस राज्य में जो लुटेरी सरकार तो झारखंड को बर्बाद कर दिया। मैंने पब्लिक के चश्मे से आप देखिएगा तो झारखंड के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और हमारा मकसद है, एनडीए का मकसद है कि इस लुटेरी सरकार, जनविरोधी सरकार को इस राज्य से तिलांजलि देना है। तो जहाँ कंप्रोमाइज करना होगा हम लोग सब करेंगे, और एनडीए इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगी यहाँ पर। और आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नैसर्गिक अलायंस है, और जहाँ प्राकृतिक रूप से चीजें एक होती हैं, जहाँ नैसर्गिक नेचुरल अलायंस है, तो वहाँ पर हम लोग बातों को समझेंगे। और जहाँ भाजपा को कंप्रोमाइज करना होगा वो करेगी, आजसू को कंप्रोमाइज करना होगा वो करेगी। बाकी जो हमारे घटक दल हैं जैसे लोजपा और जेडीयू, तो हम लोग मिलके, क्योंकि आप देखिएगा कि एनडीए में आजसू, भाजपा, लोजपा और जेडीयू, और उधर आप देखेंगे विपक्ष में जो वर्तमान में सरकार चल रही है, इतने घटक दल है, तो परेशानी उनको है, हमारी कोई परेशानी नहीं है। हम लोग झारखंड के जन आकांक्षाओं के साथ जो सरकार ने छल किया है, इसी सरकार को इस राज्य से तिलांजलि देने के लिए हम लोग को जो भी करना पड़ेगा करेंगे, और बहुत मेहनत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी सदैव लीडर हैं, वर्तमान समय में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जी। और देखिए कि जो राज्य की स्थिति है वो जो वर्तमान सरकार के लोग, जो मुख्य लोग थे, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, गीता कोट जी, उसके बाद सीता सोरेन जी, ये सारे लोग आ रहे हैं। और आप देखिए कि राजनीति उल्टी चाल चलती आने वाले एक महीना में। नहीं, मैं उस पर आऊंगा, मैं और कुछ होने वाला है। नहीं, बिल्कुल विजय कुमार जी, मैं उस पे आऊंगा। हालांकि अभी मैं आपके पास आ रहा हूं। उमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सवाल यह है कि जिस तरीके से एनडीए का कुनबा बढ़ा है, सवाल वही है, लेकिन बात आके अटक जाती है सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर। यह कहा जाता है कि भाई देखिए आप तो आ गए हैं, लेकिन सीट बंटवारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल जो है और पुराने जो सहयोगी हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज करने से रहे। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आने को तो आ गए, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या जिस हिसाब से आपकी डिमांड होगी वो स्थिति में अभी फिलहाल एनडीए है सीट बंटवारे को लेकर? उमेश जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी, इन दोनों आदमी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय वीरेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में, आप लोग भी सभी लोग चैनल वाले देखते होंगे और मीडिया भी लोग भी देखते हैं कि प्रतिदिन हजारों के संख्या में हमारे पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। दूसरा बात यह है कि जो 2019 में हमारा संगठन था, आज उससे हमारा संगठन काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि झारखंड में हम लोग 81 विधानसभा क्षेत्रों में अपना बूथ गठन का प्रक्रिया हम लोग शुरू कर दिए हैं। और उसमें जो सीट का जहां तक मामला है, तो बूथ गठन करके मजबूत करके उसमें जो भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे, एनडीए के साथ जो भी हमको सीट मिलेगा, और जो और सीट और जगह पर हम अपना जो बूथ गठन मजबूती कर रहे हैं, उसमें जो भी हमारा बूथ गठन होगा, मजबूत होगा, उसमें एनडीए के सभी घटक दलों को फायदा होगा। और जो भी हमको सीट दिया जाएगा,
जिस तरह से बिहार में हम लोग, चूंकि हिंदुस्तान में हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक ऐसी पार्टी है जिसका कि 100% स्ट्राइक रेट रहा। 5 सीट दिया गया एनडीए की तरफ और 500 सीट जीत करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और बिहार की जनता ने उनके ऊपर विश्वास करके और एनडीए से झोला में डाल दिया। उसी तरह से मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि एनडीए गठबंधन के साथ हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की मजबूती के साथ हम लोग खड़ा हैं, चट्टान की तरह खड़ा हैं और जो भी सीट एनडीए गठबंधन के तहत मिलेगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उस सीट को जीत करके और एनडीए की झोली में डालने का काम करेगी। नहीं, बिल्कुल। मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यह है कि अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से हम एक चीज देख रहे हैं कि भाई जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आ रहा है, मुद्दे भी सामने आने चाहिए और 2 मुद्दे इस वक्त जेएमएम गिनवा रही है। जेएमएम ये कह रही है भाई इनके पास 2 मुद्दे हैं। एक जो इनका कोर मुद्दा है हिंदू मुसलमान करना, वो कह रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश वाला मुद्दा ले आए और ये लोग इसी के सहारे आगे बढ़ेंगे। दूसरा इनके पास क्या है कि किसी की पार्टी को तोड़ करके नेताओं को अपने साथ ले आओ, पार्टी को तोड़ करके कमजोर कर दो, बाकी इनके पास मुद्दे नहीं है। ये मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो हमसे हार जाएंगे। अशोक जी, देखिए शिवम जी, ये तो बहुत हास्यास्पद वाली बात है कि ये बोलते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर बोलते हैं ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। चलिए, ये लोग के लिए बांग्लादेशी जो भी है, अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठ है, ये शायद मुझे लगता है इन लोग के लिए ज्यादा प्रेमी है क्योंकि इनके वोटर्स है ये लोग। देखिए, ये लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी इस राज्य का मुद्दा नहीं है, एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। अभी हाल के दिनों में 2 दिन पहले रांची के खलारी एक प्रखंड है, वहां पर एक होटल चल रहा था, वो टूरिस्ट प्लेस है, वहां एक बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी पकड़ा गया तो उस होटल में काम कर रहा था और सरकार के लोग बोलते हैं कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। ये लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते। शिवम जी, संथाल परगना का 6 जिला, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, आप जाकर देख लीजिए कि किस तरह से वहाँ बांग्लादेशी। नहीं, बिल्कुल, बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मुद्दा है अशोक जी, और हम इस पे 50 डिबेट कर चुके हैं। मैं अपनी बात समाप्त कर लूं। देखिए, मुद्दा नहीं होता तो आप जाकर पूछिए कि वहाँ आदिवासियों की जनसंख्या जो है, जो 1951 की जनगणना में 54% थी, वो घटकर 26% हो गई। और जो अवैध घुसपैठियों के कारण में जो अल्पसंख्यक समाज के, यानी मैं मुस्लिम समाज का बात कर रहा हूँ, 9% से बढ़कर वो 22% हो गई। तो मैं भारतीय मुसलमान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं, उनके कारण में ये जनसंख्या बढ़ी है। तो अगर झारखंड को बचाना है, झारखंड के आदिवासी अस्मिता को बचाना है, झारखंड के आदिवासी समाज जो हमारा नारा है, संथाल परगना में हमारा। अशोक जी, यही जब आप ये बात कहते हैं तो आप फंस जाते हैं। वो रिटेलिएशन में क्या कहते हैं भाई सीमा सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की। हमें कैसे ब्लेम कर रहे हैं? हाईकोर्ट भी आपसे ही पूछती है कि भाई राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों जवाब दे। आप ये कह के हट थोड़ी सकते। शिवम जी 2014 से पहले 75-76 साल में किसकी सरकार थी? और मैं आपको बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड गूगल कर लेंगे या आरटीआई से, बिहार सरकार से रिपोर्ट मांग लेंगे, गृह विभाग से। 1990 में तत्कालीन साहेबगंज के एसपी, जो उस समय बिहार झारखंड संयुक्त हुआ करता था, 1990 में वहां के साहेबगंज के और भागलपुर के कटिहार के एसपी डीसी ने संयुक्त रूप से लेटर लिखा था कि हम लोगों के जिले में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार थी क्या? उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? 75-76 सालों में इन लोगों ने बॉर्डर को खुले रखा, जिसके कारण अशोक जी अगर उस समय घुसपैठ हुआ, अब तो आपकी सरकार है सर, आप निकाल दो। अरे तब तो उनकी सरकार थी, अब तो आपको पता है, आपको डाटा भी पता है, आपको जिला भी पता है, आपको क्षेत्र भी पता है, आप एक्शन ले लो सर। शिवम जी, पिछले बार झारखंड में रघुवर दास जी की सरकार थी। ये अगर आपसे कभी ये प्रश्न पूछेंगे ना, ये लोग एक बोलते हैं ना, एक एजेंडा सेट करते हैं। मैं बता रहा हूँ पिछले भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार ने क्या किया था। हमने पाकुड़ में जो पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई जो चलता था, जो आतंकवादी ट्रेनिंग देते थे, जिसका कनेक्शन सीधे बांग्लादेश से था, उसको पीएफआई को बैन किया। और झारखंड सरकार के रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में केंद्र सरकार ने भी इसको संज्ञान लेते हुए पूरे देश में पीएफआई के ऊपर में उनको, उसके ऊपर एनआईए ने जांच करते हुए उसको बैन करने का काम किया। ये होती है हमारे अवैध घुसपैठी के खिलाफ कार्रवाई। जरा इन लोगों से पूछिए कि बोलते हैं कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है, तो पीएफआई का वहां अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन कैसे निकला? कैसे रांची में कैसे आतंकवादी अपना एक सॉफ्ट अपना जगह बनाकर रखे हुए रांची में? जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है आतंकवाद की और अवैध घुसपैठी की, तो बोलते हिंदू मुसलमान कर रहे हैं।
अरे देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा, क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सरकार का दायित्व नहीं बनता है क्या? आप उसको राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, आप उसको वोटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तब देश की सुरक्षा आपके लिए सामने नजर नहीं ठीक है दिखाई देती। अशोक जी, ये तो स्पष्ट ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। सागर जी देखिए, बिहार में तो विधानसभा चुनाव 2025 में है, लेकिन झारखंड का चुनाव दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है। अब आप भी चुनाव मैदान में आ ही चुके हैं, और अच्छी बात यह कि आज स्क्रीन में जितनी पार्टियां हैं सब एनडीए की हिस्सा हैं। सवाल यही हो जाता है कि हिस्सा तो हो गए, तैयार तो हो गए, एक साथ तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जब रियलिटी पे आएंगे तो सीट बंटवारा होगा तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की अपनी अपनी डिमांड होंगी। और ये लड़ाई आप कहां देखते हैं? ये उतनी सिंपल देख रहे हैं कि आप लोग एक साथ आ गए हैं और अब इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और मुद्दा तो एक ही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को उखाड़ना। लड़ाई आसान दिख रही है आपको सागर जी? देखिए, बिल्कुल आज आपने आमंत्रित किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और झारखंड में एनडीए के जितने भी घटक दल हम लोग हैं, हम लोग सभी एकजुट हैं पूरी तरह से। और विगत 2005 का चुनाव आप देखिए, 2009 का चुनाव देखिए, हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं, चाहे वो आसू पार्टी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो। हम लोगों ने पहले भी साथ में चुनाव लड़ा और मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर और देश के स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता दल यूनाइटेड का रिश्ता बहुत पुराना रहा है और अटूट रहा है। बीच में जरूर हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन फिर से अब हम लोग एकजुट हैं। केंद्र में भी साथ में सरकार में हम लोग हिस्सेदारी निभा रहे हैं, बिहार में भी साथ में सरकार चला रहे हैं, और झारखंड में भी पहले हम लोग तालमेल करके चुनाव लड़ते आए हैं और आगे भी चुनाव हम लोग लड़ेंगे। जहां तक बात है अभी विधानसभा चुनाव का, तो मुझे लगता है कि एनडीए के अंदर में सारी बातचीत लगभग पहले चरण की बातचीत हो चुकी है। और अभी कल परसों बयान भी आया है मनसा बिस्वा जी का, जो चुनाव सह प्रभारी भी है भारतीय जनता पार्टी के, कि आसू और जेडीयू से हम लोग झारखंड के स्तर पर बातचीत कर लेंगे। और एक कुछ नए सहयोगी भी हम लोगों पे है, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी है, एनसीपी, अजित पवार गुट है, जो लोग इस बार साथ में मिलकर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को विचार करना है कि उनके साथ में किस स्तर से तालमेल होगा, कितनी सीटें उन्हें मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती हैं। हम लोग चाहते हैं कि वोटों का बिखराव नहीं हो और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को इस बार उखाड़ के फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता में स्वतः आक्रोश है, आप देख रहे हैं हर जगह आम जनमानस में जो वर्तमान में राज्य सरकार है उसके विरुद्ध में जो जन आक्रोश और जो उबाल लोगों के मन में है, दिल में है, इसके लिए बहुत कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पिछले बार हम लोग सब अलग अलग चुनाव लड़े थे, वोटों का बिखराव हुआ, इस कारण से यूपीए की सरकार आ गई। इस बार कहीं ऐसा नहीं होने जा रहा। हम लोग सब मिलजुल करके लड़ेंगे। और जो सीट को लेकर के जो आप बोल रहे थे कि सब कोई साथ तो आ गए हैं, लेकिन जब सीटों के बंटवारे की बात होगी तो कितना कुछ संभव हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि जब लार्ज पॉलिटिकल इंटरेस्ट की जहां बात होती है तो वहां छोटा छोटा अपना जो हित होता है उसको मन में ही रखना चाहिए और एडजस्ट करके ही आगे हम लोग चलेंगे और सब कुछ बहुत बेहतर यहाँ पर होगा और एनडीए की सरकार पुनः बनेगी। सागर जी मैं आपके पास आऊंगा, विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए हालांकि अब सब तो ये कह चुके हैं कि भाई छोटी छोटी चीजें हमारे बीच में नहीं आएंगी, हमारा मेन जो है वो मकसद है वो मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना है। सब कुछ तो ठीक है, सवाल ये है कि उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले कह रहे हैं कि ये जितनी गोलबंदी करनी है कहीं कर लेंगे, लड़ाई तो एक आदमी से इनकी है पूरी, वो है हेमंत सोरेन। इसलिए उनको एड़ी चोटी जोर लगाकर उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी वाले कर नहीं पा रहे हैं। ये दिल्ली की सरकार हो चुकी है कि सबके सब जुट जाएंगे फिर भी जो है हरा नहीं पाएंगे। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले कह रहे हैं कि अकेले हेमंत सोरेन वर्सेस ऑल एनडीए की लड़ाई। देखिए, झारखंड में कहावत है कि 12 साल में बहिरा खुलता है। इन लोग का बहुत दिन बाद ये हुआ है और ये अगर जाएंगे तो फिर 12, 15, 20 साल तक वापस नहीं आने वाले हैं। इस तरह से इन लोगों ने झारखंड को बर्बाद करने का काम किया है। ये झारखंड में पुनः दिखने वाले नहीं है। और हेमंत सोरेन जी का बात छोड़िए, ये देखिए अनफॉर्चुनेट था कि हम लोग अलग अलग लड़े थे, इसलिए इनको ये सत्ता का लाभ मिला और ये उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, झारखंड को बर्बाद करने का काम किया। आज आप वोटों का देखेंगे आंकड़ा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अकेले 50 लाख वोट लाई थी, 812 लाख वोट लाई थी। अब वो लोग दोनों चारों पांचों पार्टी मिलकर कितना लाए थे?
52 लाख वोट। उस समय हो सकता है थोड़ा एंटी कन्वेंसी रहा होगा सत्ता का, लेकिन वर्तमान में आप समझिए कि आज की भारतीय जनता पार्टी एक साथ लड़ेंगे और तो घटक दल हमारे हैं जेडीयू और लोजपा, तो इनका सुबह साफ होने वाला है और झारखंड में पुनः दिखने वाले नहीं है। और कांग्रेस और आरजेडी तो झारखंड में जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी झारखंड में भी पार्टी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की गोद में ही ये लोग बैठ के जो तांडव मचा रहे हैं और झारखंड को दोनों हाथ से लूट रहे हैं। कांग्रेस को क्या लगा होगा झारखंड से, आरजेडी को क्या लगा होगा झारखंड से? इनको अवसर मिला, इसको उपयोग झारखंड को लूटने का काम किया है। इस बार झारखंड की जनता इनसे बदला लेगी और पूरा इनका कहानी साफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है विजय कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा। उमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के जो अभी चिराग पासवान जो सर्वा हैं, उमेश साहब, उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो बीजेपी के खास करके प्रधानमंत्री के हनुमान हैं। अब तो लक्ष्मण भी कहे जाने लगे हैं जब से उन्होंने लोकसभा में क्लीन स्वीप किया है, 100% रिजल्ट उनका आया है। सवाल यह है कि अब वो बिहार से निकलकर झारखंड में भी आ रहे हैं, लेकिन झारखंड में लड़ाई उतनी सीधी है नहीं जितनी देखने को मिल रही है। खास करके एनडीए गठबंधन दिखा रहा है कि देखिए हम एक साथ आगे, हम लड़ाई लड़ लेंगे। सवाल यह है कि चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, वो कह रहे हैं कि ये जितने आने हैं इनको आ जाएं। ये इनका, वो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, भानुमति का कुनबा। वो कहते हैं वो कुनबा कितना बढ़ा लें, लेकिन लड़ाई आसान नहीं होगी क्योंकि सामने कांग्रेस और जेएमएम है, और खास करके हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन अकेले सब पर भारी है। वही सवाल जो विजय साहू जी से जो पूछ रहा था मैं। उमेश जी ऐसा है कि आप 2019 लोकसभा का थोड़ा सा विश्लेषण आपके साथ और विधानसभा का कर देता हूँ। 2019 लोकसभा में एनडीए गठबंधन को 52% वोट मिला था, और विधानसभा जब चुनाव हुआ तो हम लोग लोकसभा चुनाव मिलकर के सारे गठबंधन लड़े, और 63 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन आ गए, जीत लिया। और जब 2019 विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें किसी कारणवश एनडीए गठबंधन का एक गठबंधन नहीं हो पाया, जिसके कारण आज स्थिति जो है सो इंडिया गठबंधन की सरकार है। ऐसा है कि 2019 में 20 ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां की कुछ मार्जिन से, कुछ हजार वोट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीते, और उसमें जो कोल्हान के 14 विधानसभा सीट है, उसमें 14 विधानसभा में 7 ऐसा विधानसभा सीट है जहां की 10,000 से लेकर 12,000 वोट से, 15,000 के अंतर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीते। और पूरे झारखंड में 20 ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां की कुछ हजार वोट से चुनाव जीते। सवाल है कि अगर एनडीए गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ती तो जो गठबंधन का जो वोट जो मिला है, आप इसको सीट शेयरिंग में अगर कन्वर्ट कर देते तो ये जो है सो 52 सीट जो है सो विधानसभा में चुनाव जो है सो एनडीए गठबंधन चुनाव जीत जाती है। और उसी का आज हम लोग जो एक साथ चुनाव लड़ने का कहीं न कहीं कुछ कारणवश गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन हमको पूरा आता है कि आज जो है सो हमारे जो चारों सहयोगी है, आजसू है, भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, और एनसीपी है, तो एक हम लोग एक बहुत मजबूती के साथ हम लोग चुनाव में उतरेंगे। और हमको लगता है कि दहाई का आंकड़ा जो है सो इंडिया गठबंधन नहीं पूरा कर पाएगी। सरकार जो बनी इंडिया गठबंधन की, झारखंड की जनता की आशा और आकांक्षा पर बनी, सभी देश के लोग जानते हैं। लेकिन मौजूदा जो सरकार है, ये झारखंड के किसी भी जनता के आशा और आकांक्षा पर खड़ा नहीं उतरी। सरकार ने बहुत सा दिखाया था आईना की हमारी सरकार आएगी, हेमंत सरकार आएगी, बहुत सा अपना घोषणा पत्र में इन्होंने जिक्र किया, जैसे और लोग भी जिक्र कर रहे हैं। इसमें बहुत सा इनका घोषणा पत्र में है, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला था कि मैं प्रति वर्ष 5 लाख बेरोजगार युवकों का नियुक्ति करूंगा। जो स्नातक पास है उसको हम जो है तो 5,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे,
स्नातकोत्तर जो पीजी है उसको 7,000 रुपया हम देंगे। इसके बाद जो है सो पलायन हम यहाँ से रोक देंगे, विस्थापन रोक देंगे, बेरोजगार आप नियोजन नीति बनाएंगे। अब बताइए कि रघुवर दास जी का सरकार जो था, उन्होंने 2016 में एक नियोजन नीति बनाया और स्थानीय नीति बनाया। हेमंत जी के सरकार में आया तो उस नियोजन नीति को और स्थानीय नीति को लागू तो नहीं किया और अपना दूसरा कोई नियोजन नीति और स्थानीय नीति भी लागू नहीं कर पाया, जिससे आप देख रहे हैं कि आज क्या स्थिति है झारखंड में। अभी तक हमारे पास जो आंकड़ा है उसमें टोटल झारखंड से 7,500 बहाली हुआ है। 5 साल के कार्यकाल में हेमंत जी के सरकार में 7,500 मात्र यहाँ पर बहाली हुआ है। अब ऐसे परिस्थिति में जहाँ 3.5 लाख नहीं तो उमेश जी जेएमएम वाले और या कहें कि इंडिया गठबंधन वाले भी यही कहते हैं कि भाई आज जो झारखंड में काम नहीं हो पाया वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बीजेपी अपने इशारे पर जांच एजेंसियों को भेज कर हमारे नेताओं को परेशान कर रही है ताकि हम काम ना कर पाए सुचारू रूप से। यानी आप ही के सहयोगी दल जिनके साथ आप चुनाव लड़ने आए हैं उन्हीं पर आरोप है कि वो अपनी जांच एजेंसियों से काम नहीं करने दे रहे हेमंत सोरेन को, बाकी वो बाकायदा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। क्या हेमंत जी को झारखंड की जनता को बताना चाहिए कि जो एजेंसियां है क्या उन्हें उसकी पर रोक लगाई है क्या? दूसरा सवाल, क्या अभी आप देखें कि झारखंड में सीजीएल का एग्जाम हुआ, पेपर लीक आउट हुआ, क्या उसमें ईडी और सीबीआई ने पेपर लीक किया क्या? झारखंड सरकार के जो उनके चहेते जो नीरज सिन्हा जो थे उसके अध्यक्ष, उनके कार्यकाल में सीजीएल का परीक्षा जो है सो क्वेश्चन आउट हो गया। आप देख रहे हैं कि जितने भी अभी तक 22 जो है सो नियुक्ति का प्रक्रिया समझिए कि 5 साल से पड़ा हुआ है और सरकार अभी जैसे तुरंत अभी आया है तो उत्पाद सिपाही का नियुक्ति करने जा रही है। इससे पहले सरकार ने कभी इसके तरफ ध्यान नहीं दिया। तो हम हेमंत सरकार से पूछना चाहते हैं कि केंद्रीय नियुक्ति पर रोक लगाई है क्या, हाईकोर्ट में रोक लगाई है क्या? आपका नीति गलत है और नीति गलत। ठीक है उमेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। सागर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जब आपका जिक्र होता है कि भाई देखिए इस बार जेडीयू और एलजेपी रामविलास भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले कहते हैं कि भाई इन दोनों पार्टियों का कोई आधार है नहीं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको दिखाना है कि हम ज्यादा प्रभावशाली हैं, हमारा एनडीए गठबंधन ज्यादा उसमें पार्टियां हैं, मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी इनका कोई आधार नहीं है। एक तो आपका कोई वोट का आधार नहीं है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई चलिए एलजेपी का तो ठीक है, ये जेडीयू पार्टी का क्या भरोसा, नीतीश चाचा का इतिहास रहा है, किसी भी दिन पलट जाएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी भी वही कह रहे हैं, हालांकि मैं शब्द से नहीं बता रहा हूं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सागर जी, देखिए सबसे पहली बात तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के पास तो बयान देने के अलावा कोई काम बचा हुआ नहीं है। और जहां तक हम लोगों के जनाधार की बात जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग करते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि 2000 में जब राज्य का गठन हुआ तब उनका जनाधार क्या था, उनको स्वयं मालूम होगा, मुझे इस चैनल के माध्यम से बताने की आवश्यकता नहीं है। और जनाधार की बात जहां तक वो लोग करते हैं, तो झारखंड राज्य में जब राज्य का गठन हुआ तो जनता दल यूनाइटेड का 8 मंत्री यहाँ हुआ करते थे। स्पीकर झारखंड विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड का हुआ करता था और 2014 तक प्रदेश में हमारे 2 विधायक भी यहाँ पर थे। इसी कारणवश जब 2014 में तालमेल नहीं हो सका और हम लोग अकेले चुनाव में चले गए, वोटों के बिखराव। सागर जी, हेमंत सोरेन तो खुले मंच से ये कहते हैं कि पार्टी कहीं की भी हो, किसी भी राज्य की भी हो, आ जाए वो चुनाव लड़ ले, लेकिन यहाँ झारखंड में तो चलेगी झारखंडियों की, बाहरी किसी की नहीं चलने देंगे। नहीं, अब झारखंडी और बाहरी होने का पैमाना हेमंत सोरेन जी किस आधार को मानते हैं? किसको वो झारखंडी बोलते हैं, किनको वो बाहरी बोलते हैं? तो उनके अगल बगल जितने लोग हैं सारे बाहरी लोग हैं और वो सारे दिन जो है आदिवासी आदिवासी चिल्लाते रहते हैं, सारे दिन झारखंडी झारखंडी चिल्लाते रहते हैं और अपने अगल बगल का जो उनका वातावरण है तो सारे तो बाहरी लोग हैं। तो बाहरी कौन है, झारखंडी कौन है, पहले तो हेमंत सोरेन जी खुद में ये स्पष्ट हो जाए कि किसको बाहरी बोलते हैं, किसको भीतरी बोलते हैं। और चुनाव तो देखिए मुद्दों पर होता है, विकास के आधार पर चुनाव होता है, उसी के आधार पर लोग वोट देते हैं। कौन बाहरी है कौन भीतरी है, इससे यहाँ के आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। और जब तक इस प्रदेश में हम लोग एनडीए के साथ इस बार जो लड़ेंगे,
तो इनको परिणाम देखने को मिलेगा। आज ये जो लोग भी बोल रहे हैं, तरह तरह की बात बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि पिछले बार एनडीए के जो सहयोगी दल थे, हम लोगों में आपस में किसी बात को लेकर के नहीं गठबंधन हो सका। इस वजह से आज इन लोगों के पास इतना बोलने का अवसर इन लोगों को मिल रहा है, जो कि अवसर इस बार अब हम लोग नहीं देने वाले हैं। और मैं हेमंत सोरेन जी को आपके चैनल के माध्यम से पुनः आग्रह करता हूँ कि वो जो झारखंड में जो झारखंडी बाहरी भीतरी जो करते रहते हैं, तो यहाँ पे 1.5 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो बिहार मूल के लोग हैं, जो यहाँ पर मतदाता भी हैं। अगर उन्होंने करवट ले ली तो झारखंड में सुपड़ा साफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो जाएगा। अगर मगर नहीं होता, वो करवट जरूर लेंगे वैसे मतदाता। और जो बार बार उनको बाहरी बोल करके बेइज्जत किया जाता है, जो बार बार जो हम लोग जैसी पार्टियों को जो बोला जाता है कि कोई जनाधार नहीं है, जबकि जो जनाधार था, मैंने आपको भी बताया कि किस तरीके से हमारे कितने विधायक सांसद मंत्री यहाँ होते थे। और अभी भी एक विधायक जनता दल यू का है, सरयू राय जी, आदरणीय सरयू राय जी के रूप में जो एक विधायक पार्टी को पुनः मिला है। तो जनाधार कभी किसी का कमजोर नहीं होता है, कभी कभी मतदाता शिफ्ट हो जाते हैं। और हमारे साथ यहाँ के ओबीसी मतदाता है, यहाँ के कुर्मी मतदाता है, जो बिहार मूल के मतदाता है। ऐसा बहुत बड़ा वोट बैंक जनता दल यूनाइटेड के साथ है और एनडीए के साथ जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो इसका फायदा जो है एनडीए को मिलेगा। अब आपने आदिवासी का जिक्र कर ही दिया है, तो अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास अब इतने आदिवासी चेहरे हो गए हैं कि किसे सामने लाया जाए, क्योंकि झारखंड माना जाता है कि आदिवासियों का शहर है, राज्य है, और वहां चलेगी तो आदिवासियों की। अब देखिए, अब आपकी पार्टी में अगर बात करें तो अर्जुन मुंडा या बाबूलाल मरांडी ये हो गए। इधर आप देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से इधर चंपई सोरेन, सीता सोरेन, लोमिन हेम्ब्रम, और इसके बाद और गीता कोड़ा। अब ये सब जो नाम आ गए, सवाल ये कि अब आदिवासी चेहरे इतने हो गए हैं आपकी पार्टी में अशोक जी, अब किसे फ्रंट पे लाइएगा? अगर पहले को लाइएगा तो दूसरे को ये लगेगा कि भाई देखिए हम तो मतलब यहां सबसे बड़ा लड़ैया वाला मामला नहीं आ जाएगा सामने। अशोक जी, शिवम जी, देखिए आपका प्रश्न ये है कि आने वाले समय में चेहरा कौन होगा? होगा तो आदिवासी चेहरा होगा, ये तो स्पष्ट है, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन कौन होगा, देखिए ये केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि हम पहले से आपके चैनल में बैठ के बोल दे कि ये अमुक होगा अमुक होगा। हाँ, विषय ये है और हम लोग का जो टारगेट है कि वर्तमान आदिवासी विरोधी सरकार को, अब कैसे आदिवासी विरोधी सरकार है, आप ना तो आप स्थानीय नीति बना पाए, ना आप नियोजन नीति बना पाए झारखंडी युवाओं के लिए, झारखंडी यूथ के लिए, ना आप विस्थापन नीति लागू कर पाए, ना झारखंड में इतने बड़े विस्थापन का समस्या है। आप तीनों चीज पे तो ऑफिशियली साबित हुए। आप कोई जेपीएससी जेएसएससी जैसा कोई परीक्षा नहीं करा पाए। सीजीएल में जो भी हुआ तो उसमें सब भ्रष्टाचार की, करप्शन की भेद चढ़ गई। आप 8-7 हजार महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है शिवम जी इस राज्य में। उसमें सबसे ज्यादा अगर दुष्कर्म की घटना घटी है तो आदिवासी महिलाओं के साथ घटी है। उसमें भी सबसे ज्यादा संथाल परगना, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना बपोती गढ़ समझता है। तो आप आदिवासी करके आप आदिवासी का वोट तो बटोरते हैं, लेकिन जब आदिवासी के हित में जब कोई कार्य करना होता है, जब कोई उसके हित में कोई स्टेप बढ़ाना होता है, तो वहां आपके लिए आदिवासी कोई इंपॉर्टेंट कोई आप उसके नजर आदिवासी के लिए आप बहुत, आपका नजरिया अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, रूपा तिर्की की हत्या, राधिका परिया की हत्या, संध्या टोपनो की हत्या, अंकिता सिंह की हत्या, रामेश्वर मुर्मू की हत्या, जो सिद्धू कान्हो के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या, और कई असंख्य, सुभाष मुंडा की रांची में हत्या, फिर एक दरोगा की हत्या जो आदिवासी समाज के थे। शिवम जी, मैं तो असंख्य ऐसा उदाहरण बता दूंगा जो ये आदिवासी सरकार जो अपने आप को घड़ियालू आंसू बताते हैं ना कि हम आदिवासी हित वाली सरकार है, इस आदिवासी सरकार में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई है तो आदिवासी समाज का, सबसे ज्यादा अगर दुष्कर्म हुए तो आदिवासी बहनों का, सबसे ज्यादा अगर संस्कृति खराब हुआ है तो वो आदिवासियों का। हम तो बार बार बोलते हैं कि जब से ये सरकार आई है, आदिवासियों की संस्कृति जिस तरह से खतरे में है, आदिवासी महिलाएं जिस तरह से खतरे में है, आदिवासी का अस्तित्व जिस तरह से खतरे में है, उतना दूसरे सरकार में कभी देखने को नहीं मिला था। और जो विषय है पॉलिटिकल, हमारे पास आदिवासी नेताओं की फौज है। देखिए, ये लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी वोट नहीं करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आदिवासी राज्य, वहां 100% लोकसभा में सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य, सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी सीट, और बस्तर जैसा आदिवासी बहुल इलाका, बस्तर जहां कांग्रेस का सांसद हुआ करता था, उसको हराकर हम लोगों ने जीता है। उड़ीसा में हम लोगों ने 100% सीट कांग्रेस को हराकर और पार्टी को जीता है। एक सेकंड, आदिवासी हमारे साथ में, शिवम जी, राज्य के आदिवासी हमारे साथ में है।
नहीं नहीं बिल्कुल। अशोक जी मेरी बात सुनिए, देखिए अब जिस आदिवासी जो आदिवासी चेहरा अभी आपकी पार्टी में हालिया आया है, मैं चंपई सोरेन की बात कर रहा हूं। अब चंपई सोरेन इसलिए आए क्योंकि आपको याद होगा जब वो पार्टी छोड़ रहे थे जेएमएम, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, मेरे कार्यक्रम स्थगित किए गए, मैं हर्ट हो गया, मैं पूरी तरीके से हर्ट हुआ और मुझे लगा इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि भाई जेएमएम वाले भी यही कह रहे हैं कि ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन्हें मुख्यमंत्री पद की चाहत है। अब आप कह रहे हैं कि अब जब आदिवासी चेहरे को सामने करके जाहिर सी बात है चंपई सोरेन से चुनाव लड़ा जाएगा। अब चंपई सोरेन के चेहरे पर चुनाव तो लड़ लेंगे, मुख्यमंत्री की बात आएगी तो आपके पार्टी के नेता नाराज नहीं होंगे, और अगर नाराज हो गए चंपई सोरेन तो बोल देंगे भाई अब यूटर्न ले रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने भी हमारा सम्मान नहीं किया। तो जो 40 साल में किसी पार्टी का नहीं हुआ वो 4 महीने में आपकी पार्टी का क्या ही हो जाएगा। अशोक साहब। शिवम जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल एक परिवार है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले से आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आप राजस्थान में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में एक साधारण सा कार्यकर्ता, साधारण सा व्यक्ति जो दूर दूर तक 1 महीना पहले तक कोई नहीं जानते थे, वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में जिसको कोई नहीं जानते थे, सामान्य विधायक थे, वो वहां के मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई जी, ये एक सामान्य सा एक कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो मुख्यमंत्री बने। एक साधारण सी उड़ीसा की कार्यकर्ता, आदिवासी समाज की बेटी देश की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनती है और राष्ट्रपति बनती है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई पैमाना ये नहीं है, किसी को भी कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता ही उस जगह पे बैठेगा, ये तो मैं आपको 100% कह सकता हूं, चेहरा कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी का एक करिश्माई नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी के पास एक कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है। इसके दम पर हम लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो नीति सिद्धांत है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो हम लोग मूल भाव के साथ काम करते हैं, एक बड़े परिवार के साथ काम करते हैं, अंत्योदय के लक्ष्य के साथ काम करते हैं, इन सभी को लेकर झारखंड में हम आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, इन सभी चीजों को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। और आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं, एनडीए इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगी और ये झारखंडी आदिवासी विरोधी सरकार को, युवा विरोधी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ में हम लोग एनडीए की सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग बनाते हुए दिखाई। ठीक है अशोक जी, ठीक है। विजय जी, एनडीए इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा, एक होकर चुनाव लड़ेगा, लेकिन क्या जो मैं ये आदिवासी चेहरे की लड़ाई हम चुनाव के बाद मान लीजिए आपकी सरकार बन भी रही है तो क्या ये लड़ाई एक बार देखने को मिलेगी, आदिवासी चेहरे के ऊपर संग्राम देखने को मिलेगा पार्टी में, या जो अशोक साहब कह रहे हैं कि पार्टी में एक है, सब कुछ ठीक है, मुख्यमंत्री तो आदिवासी चेहरा होगा लेकिन मनमुटाव और यह लड़ाई जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा आपको भी लग रहा है? विजय जी आपसे। ठीक है, विजय जी तक आवाज नहीं जा रही है। उमेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सवाल वही जो मैंने आपसे पूछा कि आदिवासी चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी के पास इतने हो गए कि इनको कमी नहीं है, मतलब चाहे झारखंड के किसी भी कोने में चले जाइए, इनके पास पर्याप्त नेता हो चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए। जाहिर सी बात है जेएमएम कमजोर हुई है, कांग्रेस कंफ्यूजन में अब ये लोग हैं, वाकई में है, लेकिन ये जो सबसे बड़ी पावर है, क्या चुनाव के बाद सबसे बड़ी कमजोरी आपको साबित होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, या जो अशोक साहब कह रहे हैं वो सही है कि चुनाव एक साथ लड़ेंगे, मुख्यमंत्री तो आदिवासी होगा लेकिन हम किसी प्रकार का हमारे पार्टी में मनमुटाव होता हुआ नहीं दिखाई देगा? उमेश जी। जी ऐसा है कि एनडीए में अभी कोई मनमुटाव नहीं है, पहले भी नहीं था, कहीं न कहीं कुछ थोड़ा गलत फहमी था, उसको बहुत पहले दूर कर लिया गया है। अब रहा बात मुख्यमंत्री का, आपका प्रश्न है कि मुख्यमंत्री झारखंड में चेहरा, किसके चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा? सवाल है कि आप देखते होंगे कि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ और उड़ीसा में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरा पर चुनाव नहीं लड़ी और पूर्ण बहुमत के साथ चारों राज्यों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसमें आप देखें कि 4 राज्य में, 2 राज्यों में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जनजाति से आए हुए व्यक्ति, जो जिसको कोई ज्यादा कोई पहचान नहीं था, ऐसे व्यक्ति को उस राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ही देश में एक ऐसा पार्टी है जो अर्थ से फर्श पर किसी को पहुंचा सकती है या बैठा सकती है। अब रहा बात की चेहरा कौन होगा, तो हम लोग एनडीए गठबंधन पूरे मजबूती के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में हम लोग जीतेंगे और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। अब मुख्यमंत्री का जो सवाल है उसमें एनडीए गठबंधन के सारे घटक दल के वरिष्ठ नेता बैठेंगे और जो निर्णय होगा उसमें मुख्यमंत्री का जो नाम आएगा उस पर सभी लोग अपना सहमति जताएंगे। अभी हम लोग का पहला प्राथमिकता है
कि 2024 विधानसभा हम कैसे चुनाव मजबूती के साथ लड़े, चुनाव में कैसे चुनाव जीते, अधिक से अधिक हमारा प्रत्याशी कैसे चुनाव जीते। एनडीए गठबंधन का मेन फोकस इस पर। ठीक है, ठीक है उमेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। सागर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से अब चुनाव लड़ने आप लोग जा रहे हैं, आप लोग चुनावी मैदान में तो उतर चुके हैं पूरी तरीके से। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि जेडीयू और एलजेपी तो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि अगर कहीं से एक एक दो सीट, या क्योंकि आधार इनका है नहीं, तो अगर एक एक दो सीट मिल गई तब भी हम जेएमएम को पर्याप्त कमजोर कर लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस वक्त चुनाव में उतरने का समय आएगा उस वक्त कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व उतरेंगे और उतना कुछ खास प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि आदिवासी जानते हैं कि बीजेपी का पूरा माहौल क्या है और किस तरीके से है, और सीट शेयरिंग को भी झगड़ा होगा। यानी कि लब्बो लबाब ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का कि आपके पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, और यही आज का मुद्दा भी है। यही हम सवाल भी पूछ रहे हैं आपसे। सागर जी, देखिए, विपक्ष के लोगों का काम है बोलना, और बोलेंगे तभी उनको भी बाजार में महत्व मिलेगा। बिना बोले कोई महत्व मिलना नहीं है, इसलिए बिना वजह की बातें बोलते रहते हैं। उससे कहीं कोई फर्क हम लोगों के एनडीए के स्वास्थ्य में तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, इतने दावेदार आ गए हैं, इतने आदिवासी चेहरे हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उमेश जी भी अभी जवाब दिए। मुझे लगता है कि ये अभी डिस्कशन का कोई टॉपिक नहीं है, और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति, अब बाबूलाल जी की संताल आदिवासियों में अच्छी पकड़ है, कोल्हान आदिवासियों में अर्जुन मुंडा जी की अच्छी पकड़ है, और भी नेताओं के अपने अपने प्रमंडल में, अपने अपने क्षेत्र में पकड़ है, तो मुझे लगता है कि जो बेहतर प्रदर्शन करेगा पार्टी उस पर विचार करेगी। और ये तो उल्टा भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, चूंकि हम ऐसा मानते हैं कि एनडीए की सबसे बड़ी घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, और जब भी सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों की संख्या अधिक होगी, तो मुख्यमंत्री उनका होगा। और कौन मुख्यमंत्री होगा ये व्यक्तिगत रूप से और बिल्कुल निजी रूप से भारतीय जनता पार्टी का मामला है। इसमें हम लोग सहयोगी दलों की कोई भावना प्रकट करने की कहीं कोई जरूरत है नहीं। लेकिन भी जब ऐसी बातें हैं तो मुझे लगता है कि जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा उसको पार्टी आगे बढ़ाएगी। और विपक्ष के लोग अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला काम कर रहे हैं। अब बहुत जल्द ये प्रदेश जो है चुनाव में जाने वाला है। मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी हो सकता है कि लग जाए प्रदेश में। और अब तो जनता को निर्णय लेना है। अब जदयू के लोग कुछ बोले, एलजेपी के लोग कुछ बोले, जेएमएम और कांग्रेस के लोग आपस में कुछ भी बोले, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये समय जो आ गया, ये समय जनता के निर्णय का आ गया। और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जनार्दन अपना वोट जिसको देगी, जिसको वो चाहेगी, वो आगे 5 साल जो है राज्य को आगे ले जाने का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातों का कोई महत्व नहीं है। एनडीए का स्वास्थ्य अच्छा है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। विपक्ष का काम है बोलना। हम विपक्ष की बातों को दरकिनार करके, विपक्ष की बातों का अनसुना करके अपने संगठन को मजबूत करने में और अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने में, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में एनडीए के सभी दल मुझे लगता है कि लगे हुए हैं, और जेडीयू लगी हुई है। ठीक है सागर जी, मैं आपके पास आऊंगा। विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इस वक्त आप लोग पूरी तरीके से चौतरफा गोलबंदी तो कर लिए हैं, आप लोगों ने ट्रैप लगा दिया है, लेकिन क्या उस ट्रैप में मौजूदा सरकार आ रही है? देखिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रहा है कि हमारा जो ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, हमने जैसे इसको लागू किया बीजेपी बौखला गई। हमने अबुआ आवास योजना की बात की, बीजेपी बौखला गई, क्योंकि बीजेपी को पता है कि जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना एक्स फैक्टर काम की और विधानसभा चुनाव आप जीते, उसी तरीके से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से आप लोग हड़बड़ाए हुए हैं, और इसीलिए आप लोग राज्य में अस्थिरता और पूरी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विजय कुमार जी, देखिए, सरकार के मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो कहते हैं ना, मैया सम्मान योजना या अबुआ आवास, अबुआ आवास में फॉर्म कितने गिरे थे? 29 लाख। स्क्रूटनी होकर 24 लाख फॉर्म सही पाए गए, और उसमें कितने लोगों को अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है? 1 लाख। तो क्या इस सरकार को 24 साल तक लोग बर्दाश्त करेंगे कि 24 साल में ये 24 लाख फॉर्म जो आए थे उसको पूरा करें? मैया सम्मान योजना का बात करते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, आपने तो डे 1 से जब कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो चूल्हा खर्चा 2000 रुपया देंगे। तो इन विषयों का चर्चा हम तब और अच्छा लगता
कि कोई विपक्ष के साथी या सरकार पक्ष के साथी हमारे साथ होते, लेकिन हम लोगों ने जो सवाल उठाया है कि आप केवल 2 महीना 1,000 लॉलीपॉप केवल चुनाव, अरे आप कहीं बटन दबा देते और सबके खाते में पैसा चला जाता। मुख्यमंत्री जी का हर प्रमंडल में कार्यक्रम आप दीदी लोग को बसों में ठूस ठूस के ले जा रहे हैं। अरे आप एक जगह से लॉन्च करते ना, आप सभी प्रमंडल में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? अरे चुनाव और सत्ता में आने के लिए इस तरह से लॉलीपॉप, जनता तो सवाल कर रही है कि आप जो 1,000 दे रहे हैं तो 2,000 रुपया आप देंगे, हमारा 1,80,000 रुपया कहाँ गया? हमारा 72,000 रुपया सालाना गरीब परिवार को मिलना था, कहाँ गया? 2,000 के हिसाब से 1,20,000 मिलना था, ये लोग 2,000 देंगे। 1,18,000 का हिसाब जनता मांग रही है, इसलिए कोई बौखलाया नहीं है। ये लोग परेशान है कि जिस तरह से यहाँ पर इनके खिलाफ जो लोगों का जो सोच है, लोग जो सड़क से सदन तक हैं और लोग स्वतः यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, कोई पार्टी करने का जरूरत नहीं है। लोग चाह रहे हैं कि ये सरकार चली जाए और एनडीए इंटैक्ट होके इस विधानसभा चुनाव में इस सरकार को, यानी यहाँ से देखिए खत्म है कहानी इनका, इनको सब पता है। इनके लोग हमसे जब मिलते हैं, इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ कि जिस दिन इन लोगों ने चंपई सोरेन जी को हटाया उसी दिन ये सरकार चली गई थी, और उससे पहले भी लोग में आक्रोश था, ये आक्रोश दुगुना हो गया है। अभी कोल्हान प्रमंडल में जाके देखिए, चंपई जी के कार्यक्रम में लाखों लाख, जब कोल्हान में घुसते हैं, वो अपने क्षेत्र में घुसते हैं, जमशेदपुर जाते हैं, चाहे कोल्हान चाईबासा जाते हैं, तो 1 लाख 1.5 लाख लोग स्वागत में सड़क पे रहते हैं। ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आसू पार्टी और उनके सभी हमारे घटक दल मिल करके इस सरकार को, हम लोग देखिए सरकार में इच्छा शक्ति के साथ साथ डिलीवर करने का वो जो कैपेसिटी होना चाहिए वो नहीं है। सरकार का जो डिग्निटी और ग्रेविटी सरकार की होनी चाहिए वो नहीं है। सरकार चारों तरफ से फेल हो गई है। हेमंत सोरेन के कंधों पर जो दायित्व मिला, हेमंत सोरेन हमको लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री के लायक डिजर्व कर रहे थे, लेकिन इस तरह से चूंकि देखिए सत्ता में जब जनादेश मिलता है तो कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन सरकार और राज्य चलाना इतना आसान नहीं है। आपको जनादेश मिल गया, आपने भरमा के लोगों को ठग के जनादेश तो ले लिया, लेकिन सत्ता आप चला नहीं पाए। आप सत्ता चलाने के काबिल पहले बनिए, इसलिए महागठबंधन का ख्वाबी पुलाव पक रहा है। और ये 12 साल में बहिरा फुला था, फिर 12, 15, 24 साल बाद इनका मौका अगर आए, कोई अच्छा नेतृत्व आएगा तो अब एनडीए सदा सर्वदा झारखंड में रहेगा। ठीक है विजय कुमार जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सीधा सा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल, क्या ये मुख्यमंत्री, ये जो मैया सम्मान योजना है, क्या ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय में एक्सपेक्टर वाली काम करने वाली योजना लाडली बहना योजना जैसी है? और ये क्या, जैसा कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि पूरा माहौल बदल चुका है इस वक्त झारखंड का, राजनीतिक जो गुड़ागड़ित थी बीजेपी की सब फेल हो चुकी है, इसीलिए बीजेपी अब रोड पर उतर आई है और नेताओं को तोड़ने में लग गई है, क्योंकि बीजेपी बौखला गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक योजना को जमीन पर लागू नहीं होने दे रही है बीजेपी, क्योंकि उसे पता है कि वो चुनाव हारने जा रही है। अशोक जी। शिवम जी, देखिए कोई भी सरकार बनती है वो जन कल्याण के लिए ही बनती है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जन कल्याण कोई भी सरकार रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, जेएमएम की सरकार रहे, कांग्रेस की सरकार है, किसी के भी, लेकिन देखिए नियत देखी जाती है। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, चलिए मध्य प्रदेश में तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। वहां पर जो बहनें ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, उनको वोट करने का काम किया बीजेपी के पक्ष में। तो ये देखिए डेट मायने रखते हैं, आप किस समय आप कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या कोई चुनाव के समय ये योजना शुरू किया गया था क्या? छत्तीसगढ़ में मातारी योजना, छत्तीसगढ़ में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मातारी योजना को शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में कई सालों से वो चल रही है। आप महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे जी सरकार बने और उसको शुरू किए। देखिए ये सरकार 5 साल कोई भी थी क्या? तो मैया की सम्मान की इसको चिंता नहीं थी, झारखंड की महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं थी। 5 साल के बाद क्यों याद आया, वो भी चुनाव से ठीक 2 महीना पहले। देखिए शिवम जी, आप योजना लाइए, आप जन कल्याणकारी योजना लाइए, आप दीजिए, सहयोग दीजिए, आप अच्छी अच्छी योजना लाइए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 5 साल पहले आप जब सरकार में बने थे, उस समय आप 5 सालों में कोई एक योजना बता दीजिए शिवम जी इस झारखंड सरकार के, तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये सरकार ने कोई 5 सालों के अंदर में कोई काम किया है। ये 5 साल के बाद में वो चाहे उत्पाद सिपाही भर्ती की आनंद फानंद में परीक्षा लेना हो, चाहे मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम चलाना हो, चाहे अबुआवास योजना करना,
जितने भी कार्यक्रम चल रहे शिवम जी, इनको 4 सालों के बाद याद आया। वो लोकसभा चुनाव के समय कुछ कुछ योजना शुरू किया गया और कुछ नहीं तो विधानसभा अशोक चुनाव जी, के ठीक था। वो भी तो यही सिंपत्ति ले रहे हैं ना। वो जनता के बीच में जाके क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो सबसे पारिवारिक रिश्ता था, हमारे नेताओं को एक एक करके बीजेपी तोड़ रही है, हमारे पीछे एजेंसियां लगा रही है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा करके हमको परेशान कर रही है। वो सिंपत्ति वाला कार्ड आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको भारी पड़ जाएगा? क्योंकि वो वही खेल रहे हैं, वो जहां भी जा रहे हैं मंच से यही कह रहे हैं। शिवम जी, जब परिवार बिचौलिए, भ्रष्टाचार और दलालों के हाथ में जब पड़ जाएगा तो उस परिवार को छोड़ना मजबूरी हो जाती है। चंपाई सोरेन जी से वरिष्ठ नेता क्या हेमंत सोरेन जी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने वाले अब शिबू सोरेन जी थे, AK राय जी थे, विनोद बिहारी महतो जी थे। अगर उसके बाद में कोई अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को संभाला तो वो दुर्गा सोरेन जी और चंपाई सोरेन जी ने संभाला था। बिल्कुल। तो इसकी चर्चा तो कहीं नहीं होती है। चंपाई सोरेन जी आंदोलनकारी नेता थे, कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा को खड़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और वो एक आदिवासी बड़े नेता है। उनके साथ इन लोगों ने किस किया? उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। और देखिए, सोरेन डायनेस्टी से बाहर का कोई भी आदिवासी नेता इस सोरेन परिवार को पछता नहीं है। मैं आपको बता दूं शिवम जी, लोबिन हेम्ब्रोम जी संथाल परगना में इतने बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, शिबू सोरेन के संघर्ष के साथी रहे हैं। वो जब उनकी सरकार के अंदर में व्याप्त भ्रष्टाचार और बिचौलियों के बारे में चर्चा करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दिया जाता है। चंपाई सोरेन जी अच्छा काम कर रहे थे, झारखंड में उनका एक अपना एक उनके चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही थी, उनके दूध में गिरे हुए मक्खी के जैसे उनको बाहर कर दिया गया। ये साफ पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार, दलालों और बिचौलियों के हाथ में घिरी हुई है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर सोरेन डायनेस्टी से बाहर का कोई आदिवासी इनको पता नहीं है। ठीक है अशोक जी, देखिए समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। अशोक जी आपका भी, विजय जी आपका भी, उमेश जी आपका भी, सागर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी का गठबंधन की खिचड़ी चल रही है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है इंडिया गठबंधन में। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।